जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा, उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज हमारे टीम में 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। दोस्तों, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे वीडियो को लाइक की और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में मदद की। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें और ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नौशाद आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा बाय अभिषेक शुक्ला को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो, हर एक लेटेस्ट कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल से रिलेटेड है वो आप तक पहुंच सके, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो सके। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और स्कूल आपके मोबाइल पर, साथ ही जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी आपके मोबाइल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आइए आज एक नए टॉपिक के साथ नई जानकारी के साथ मैं नौशाद आपके सामने फिर से आया हूं। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। विद्युत रसायन, जैसा कि हम इंटरमीडिएट की तीसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं जिसका नाम विद्युत रसायन है। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विद्युत रसायन। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं विद्युत रसायन की ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आइए दोस्तों, जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। कि विभिन्न धातु और अधातु, कई प्रकार की धातु होती हैं और कई प्रकार की अधातु होती हैं। तो वही बात हो रही है कि विभिन्न धातुओं और अधातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। साधारण भाषा में कि कुछ धातु और अधातु, विभिन्न धातु या धातु, उनको जब हम उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार जब हम उनको बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, यानी कि घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए क्रम में, जब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो जो बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे तो प्रेयर के लिए लाइन लगाते हैं, रो बनाते हैं। तो पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और बड़ा, इस प्रकार से। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है? ये बढ़ता हुआ क्रम। इसी प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त होती है विभिन्न धातुओं और अधातुओं के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अच्छा, इनके लक्षण क्या होते हैं?
आइए जानते हैं क्या लक्षण होते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर, जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। यानी कि जैसे कि अगर हम कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी जो क्षमता होगी, हमारी जो ऊर्जा होगी वो ज़्यादा खर्च होगी, है ना। और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक इसी प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व आते हैं उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो भी होते हैं वो नीचे से ऊपर जाने पर अब उनकी अपचयन क्षमता घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। दूसरा नंबर है जल। हाइड्रोजन से जल के तत्व जल या भाप से क्रिया करके गैस बनाता है। जल या भाप से क्रिया करके गैस बनाता है। तीसरा नंबर, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व वर्ग के उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जो श्रेणी में ऊपर वाला तत्व होगा, मान लिया कि श्रेणी में सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, उसके नीचे हीलियम है, तो यदि हीलियम और हाइड्रोजन अगर किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो हाइड्रोजन होगा वो हीलियम को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई ताकतवर इंसान है, ठीक है, और दूसरा ताकतवर नहीं है और वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहता है, वो तो अपनी बलबूते पर वो उसकी ज़मीन हथिया लेगा, कब्जा कर लेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अधिक अपचायक है, यानी कि उनकी आयनन क्षमता अधिक है नीचे वालों की अपेक्षा, इसलिए वे अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, यानी कोई भी सेल हो, अभी आगे आपको सेल पढ़ने को मिलेंगे, कोई भी सेल हो उसका मानक विद्युत वाहक कितना है इसको ज्ञात करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है, कौन सी अधातु कितनी क्रियाशील है, इनकी तुलना करने में। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका आप जब जूम करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ क्या है। देखिए इसमें क्या है कि जो ऊपर वाली धातु है और जैसा कि नियम में बताया गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया गया है कि नीचे से ऊपर जाने से आयनन क्षमता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर आयनन क्षमता घटती है। तो इसमें जो भी तत्व ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास ये हो तो बेहतर है, नहीं हो तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आप सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सबसे पहला नंबर आता है शुष्क सेल। जानते हैं शुष्क सेल क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपके 3 नंबर का आता है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो दोस्तों ध्यान से सुने। शुष्क सेल, इसमें जिंक धातु से बना एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसमें जो है एक पात्र होता है जो कि जिंक धातु से बना होता है, वह एनोड का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद MnO2+C इनका चूर्ण से घिरी एक ग्रेफाइट छड़ एनोड का कार्य करती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन, इनसे बना हुआ चूर्ण चारों तरफ होता है और इसके बीच में एक रॉड होती है जो ग्रेफाइट की होती है
वो एनोड का कार्य करती है। आपने दोस्तों देखा होगा जो पिछले दौर में जो रेडियो वगैरह चलते थे, उन रेडियो में के जो सेल होते थे, उन सेल को जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते थे जब ब्लैक बोर्ड चलता था, तो उसमें क्या होता था कि सेल लाते थे, सेल से ब्लैक बोर्ड पोतते थे, उसको काला ब्लैक करते थे। जब उसको फोड़ते थे, उसका जो ब्लैक कार्बन निकलता था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन से बना हुआ था, और उसके बीच में एक छड़ मिलती थी जो कि वो ग्रेफाइट की बनी होती थी। और इसी शुष्क सेल में हम वही शुष्क सेल की बात कर रहे हैं, जो कि ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जिसमें वो एनोड का कार्य करता है। अब जिंक पात्र तथा ग्रेफाइट छड़ के मध्य में रिक्त स्थान में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का एक नम पेस्ट भरा रहता है। देखते हैं दोस्तों, जब वो सेल गलने लगता है तो उससे तरल द्रव प्रकार का बाहर निकलता है। तो जो तरल द्रव बाहर निकलता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बना पेस्ट होता है। अच्छा, सेल के ऊपरी सिरा को मोम से सील कर देते हैं। जो आजकल तो प्लास्टिक से या स्टील से सील करते हैं, लेकिन पहले जब आता था तो उसको मोम से सील कर देते थे। आगे क्या कह रहा है कि शुष्क सेल का विभव लगभग 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है। जो शुष्क सेल होता है उसका जो विभव होता है वो 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। यह एक प्राथमिक सेल है, यानी कि शुष्क सेल जो होता है उसको हम प्राथमिक सेल बोल सकते हैं, तथा इसे पुनः आवेशित करना संभव नहीं है। अगर ये एक बार ख़राब हो गया तो उसको दोबारा बनाना संभव नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका चित्र क्या है। ये देखिए दोस्तों चित्र है, ठीक उसी प्रकार से चित्र बना हुआ है। ऊपर देखिए, ऊपर ब्रास कप लगा हुआ है, उसके ठीक नीचे स्टील की परत चढ़ी हुई है, उसके नीचे जिंक का पेस्ट है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है। दोस्तों ये चित्र को बहुत गौर से देखें और इसको बनाने की आप तैयारी भी करते रहें। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, शुष्क सेल पढ़ लिया, अब आते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या होता है कि मरकरी सेल में जिंक मरकरी अम्लगम एनोड के रूप में कार्य करता है। जो मरकरी सेल में होता है उसमें जिंक मरकरी अम्लगम, इसको बोलते हैं अम्लगम, वो जो होता है वो एनोड का कार्य करता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा कार्बन का एक पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में एनोड का कार्य क्या कर रहा था, देखिए दोस्तों कि शुष्क सेल में ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य कर रही थी, है ना, और इसमें क्या कह रहा था कि जो जिंक धातु की छड़ होती है, जो जिंक धातु होती है वो एनोड का कार्य करती है, और जो ग्रेफाइट होती है वो कैथोड का कार्य करती है। और मरकरी सेल में क्या कह रहा है, जो जिंक मरकरी अम्लगम जो होता है वो एनोड का कार्य करता है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड के एक परत को विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड की एक परत होती है, उस परत को विद्युत अपघट के रूप में का प्रयोग लाया जाता है। अच्छा, सेल में क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। एनोड पे क्या क्रिया होती है, Zn यानी कि अमलगम प्लस 2OH माइनस इक्वल टू
ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अच्छा, कैथोड पर क्या कार्य करता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में या मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Hg। जस्ट इसका मतलब जो कैथोड पे कैथोड पे जो अभिक्रिया होती है उसका जस्ट उल्टा एनोड पे क्रिया होती है, या यूँ बोल रहे हैं कि जो क्रिया एनोड पर होती है उसका जस्ट उल्टा कैथोड पर क्रिया होती है। अब आते हैं नेल्सन अभिक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें और गौर से समझें। जेड यानी कि अम्लगम प्लस जब अम्लगम को मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो मर्क्यूरस अलग हो जाता है, मर्क्यूरी या मरकरी अलग हो जाती है और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है। इस सेल का विभव लगभग 1.3.5 वोल्ट होता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों मैं नौशाद आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए नॉलेज अड्डा के साथ। मैं नौशाद आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।